हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है आपके मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम, जो कि जोरों शोरों से लगी है वीडियोस बनाने, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। इस वीडियो में ये जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। टर्म 2 का सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है और ये जो सैंपल पेपर है ये सब्जेक्टिव रिलीज किया है, अभी ऑब्जेक्टिव वाला सैंपल पेपर नहीं किया है। तो अगर हम आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में हम देख सकते हैं कि मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब्जेक्टिव पेपर होंगे, लेकिन अब आगे का नहीं पता। मैंने बोला कि आज की तारीख में अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो हमें सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर आप सैंपल पेपर को देखेंगे तो सैंपल पेपर बहुत ही इजी है। आपको सैंपल पेपर मतलब मजा आएगा। अगर आप सैंपल पेपर पढ़ोगे तो सैंपल पेपर ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि हमें कैसे आंसर्स लिखना है जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, और सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग बारीकियों से देखेंगे। क्लियर है? तो जो आपका पेपर होने वाला है वो 40 नंबर का होने वाला है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इन 40 नंबर में से 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक, अब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन में कोई छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें दी होती है। तो एक बार हम इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 उसमें होगा। जो सेक्शन ए होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए हैज 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो सेक्शन ए है ये 2 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों में आंसर लिखना है। 50 शब्दों में हमें आंसर लिख के खत्म करना है। पेज भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रखना है, टू द पॉइंट लिखना है, क्रिस्प एंड क्लियर रखना है। क्लियर? फिर अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करें तो सेक्शन बी होगा आपका 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि 4 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है वो, सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन सी जो होगा, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आएंगे लेकिन वो 6 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस, यहाँ के 3 क्वेश्चंस और यहाँ के 2 क्वेश्चंस। क्लियर है? ये समझ में आ गया है। यहां पे हमें वर्ड लिमिट कितनी रखनी है? हमें जो लॉन्ग आंसर है उसमें 170 वर्ड लिखने हैं, मतलब 170 वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में हमें 100 शब्द लिखने। तो 50, 100 और 170 शब्दों में हमें आंसर्स लिखने हैं। तो ज्यादा पेजेस नहीं भरना है। आंसर लंबे, अगर आप लोग जो बड़े बड़े जो हम लोग आंसर लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी में जाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो वो 2 क्वेश्चन में हमारे पास थोड़े से लंबे आंसर्स जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन ए को सॉल्व। सेक्शन ए हैज 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। 8 क्वेश्चंस है, उसमें 2 मार्क्स के हैं वो। क्लियर है? ठीक है, सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। In recent year, India has paid adequate attention to ASEAN. Give 2 points to justify the statement. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग रीसेंट ईयर में देखें तो इंडिया ने आसियान पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है। ठीक है, उसका क्या रीजन हो सकता है कि इंडिया आसियान पे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है? आसियान कौन सा ग्रुप है? जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाइक म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनई हो गया। ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनकी क्लबिंग है, इनका ग्रुप है आसियान नेशन। ठीक है, अब इंडिया ने इस पे अटेंशन क्यों दिया है? और दैट टू यहां पे वर्ड यूज कर दिया है रीसेंट ईयर्स। अभी मतलब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं, मतलब 2010 के आसपास से समझ लीजिए। 2010 से लेके अभी तक हमने बहुत ज्यादा अटेंशन दिया है। तो उसके क्या आंसर्स हैं, उसकी क्या वजह है वो बताना है।
सबसे पहले ये है कि आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया 2010 में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अगर हम सैंपल पेपर के आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो 2018 में क्या हो गया, 25 साल हो गए थे, ठीक है, इंडिया और आसियान की पार्टनरशिप से। आप और भी लिख सकते हैं, देखो सीबीएसई ने तो साथ साथ में आंसर्स भी रिलीज किए हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव है ना, आपके मन में भी तो पॉइंट होंगे। जैसे अब मेरे मन में पॉइंट आया कि हम लोग आसियान पे इसलिए कर रहे हैं, आसियान पे हमारी नजर इसलिए है क्योंकि वो देश का अगर इंडिया के साथ में अच्छा झुकाव हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं चाइना को बाईपास कर देंगे। साथ ही साथ आसियान का एक मेंबर कौन है, आसियान का एक मेंबर है म्यांमार, और म्यांमार से अच्छे रिश्ते होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि म्यांमार की जो बॉर्डर है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाले हैं वहां से टच हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मतलब हमें म्यांमार से संबंध अच्छे होंगे तो वहां पे जो हम बोलते हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी। तो ये सारी चीजें, ये वाले पॉइंट्स आपके कहां पे, यहां पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स अगर आपके मन में कुछ है तो आप लिख सकते हैं। हमें तो 2 पॉइंट लिखने हैं, कोई 2 पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों पॉइंट कुछ ऐसे होने चाहिए, मतलब तड़कते फड़कते होने चाहिए कि एग्जामिनर भी देख के बोल दे वाह क्या आंसर लिखा, और पूरे 2 नंबर हमें मिल जाए, ठीक है। सो एक तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिख दिया, एक इन्होंने सिल्वर जुबली वाला ले लिया, एक आप म्यांमार वाला पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। एक हम ये ले सकते हैं कि वो कुछ ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, वहां अगर हम लोग हमारा ट्रेड अच्छा होगा तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स करके आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, और में है, अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन नहीं बना इन रीसेंट ईयर, इंडिया वाला ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन मिरेकल ऑन द हान रिवर। ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है साउथ कोरिया है, कि साउथ कोरिया को हम बोलते हैं एज ए सेंटर ऑफ पावर इन एशिया, मिरेकल ऑन हान ऑफ रिवर, ये हम साउथ कोरिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एकदम से जो साउथ कोरिया है, जो कोरियन वार के बाद में हम लोग देखते हैं, तो जो अंडर डेवलप कंट्री थी, जो एक समय पे एक अच्छी इकोनॉमी नहीं मानी जाती थी, वो डेवलप कंट्रीज, मतलब वहां पे डेवलपमेंट इतना हुआ कि वो डेवलप कंट्रीज में आने लग गई, उसने अपने आप को मतलब डेवलप कर लिया, ठीक है। जो हम कह सकते हैं कि एक गरीब देश था वो एक डेवलप वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आ गया, उसकी इकोनॉमिक पावर, उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूत किया, इसलिए हम उसे बोलते हैं मिरेकल ऑन द हान रिवर। ये भी आपकी बुक का सीधा सीधा सवाल है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा पूछा है। तो यहां पे हमने क्या देखा है, यहां पे हमने देखा कि इंटरनल चॉइसेस हैं, लाइक क्वेश्चन 1 या तो आप ये वाला अटेंड कर लीजिए या फिर आप ये वाला अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो इंटरनल चॉइसेस किसी किसी क्वेश्चंस में होंगी, क्लियर है, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, South Asia stand for diversity in every sense and yet constitute one geopolitical space. Do you agree with the statement? Give 2 reasons for your answer. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन इन द सेंस आंसर सिंपल है इसका, लेकिन समझने वाला ही समझ पाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी। सबसे पहले ये बताया कि साउथ एशिया में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज को देखें तो डाइवर्सिटी हमें कैसे देखने को मिलेगी, आप कल्चर को देखो ना, इंडिया का कहीं अलग है, पाकिस्तान का अलग, श्रीलंका का अलग, मतलब आप साउथ एशिया की कंट्रीज देखो, जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे देखो, उनके कल्चर के बेसिस पे देखो, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि एक जियोपॉलिटिकल स्पेस भी हमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो किसी किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्पेस अलग है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पावर, मतलब हर जगह डेमोक्रेसी नहीं है ना, बट येट डेमोक्रेसी मोस्ट एक्सेप्टेड है। मतलब हम देखते हैं कि मेजॉरिटी कंट्री तो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है और बहुत सारी कंट्रीज जहां नहीं है वो डेमोक्रेसी को एस्पायर कर रही है। तो पॉलिटिकल स्पेस तो एक ही कि यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकल सेंस में देखें तो जियोपॉलिटिकल सेंस में क्या है, जियोपॉलिटिकल सेंस में सभी लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, सभी लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है जो कि सीबीएसई ने इशू किए हैं। ये आंसर मतलब आप समझ रहे हो ना, सब्जेक्टिव है, मतलब सब्जेक्टिव है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, कुछ अपने मन से स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई स्टेटमेंट घटा सकते हो, हमें एज इट इज ये तो नहीं लिखना है। बट क्योंकि सीबीएसई ने आंसर्स इशू किए हैं तो मैं साथ साथ में क्या कर रहा हूं,
मैं साथ साथ में आपको आंसर्स भी बताते चल रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब कुछ आंसर सीबीएसई के मतलब इतने सही नहीं है, आप लोग लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से लिखोगे, और कुछ आंसर्स इनके बहुत सही हैं। तो आपको एक नजर मारनी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो आंसर्स में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? तो एक रीड देख लेते हैं। द माइटी हिमालयाज इन नॉर्थ एंड द वास्ट इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इन साउथ वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली provide a natural insularity to the region which is largely responsible for linguistic, social and cultural डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वही वाली बताया कि जो हिमालयाज हैं, ये जो ओशंस हैं, ये कहीं ना कहीं कल्चर बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बदल रहे हैं। इस देश की लैंग्वेज अलग है, बीच में समुद्र आ गया, उस देश की लैंग्वेज अलग हो गई, वहां का कल्चर अलग हो गया। सो ये कहीं ना कहीं हमें डिस्टिंक्टिवनेस दिखा रही है, कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो सिमिलैरिटी नहीं है वो दिखा रहा है कि हाँ हम कुछ अलग हैं, डाइवर्सिटी को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, अगर उसके हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बट डेमोक्रेसी हैज बिकम एन एक्सेप्टेड नॉर्म। ऑल्दो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ी थोड़ी कंट्रीज में अलग अलग हैं, बट जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, वो एक्सेप्टेड नॉर्म है, वो सभी कंट्री उसको एस्पायर कर रही है। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट लिखने के, 1 पॉइंट का 1 नंबर, दूसरे पॉइंट का 1 नंबर, आपको 2 नंबर मिल गए। क्लियर है? ठीक। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में और वाला सीन नहीं था, तो वही मैं बोल रहा हूं, लाइक सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में किसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकती है, किसी में नहीं मिले। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको और वाली चीजें आए। ठीक है। Now third question, why do you think India is now considered as an important center of power? अब ये तो अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी होगी तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है? क्यों समझते हैं? इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो हमारा मार्केट स्पेस ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी भी हमारी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में आज इंडिया की एक अच्छी इमेज है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि ये सारी चीजें इंडिया को क्या कर रहा है, ये सारी चीजें इंडिया को एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर दर्शा रहा है। ठीक है। द 21st सेंचुरी India is being seen as an important emerging global power। क्यों ग्लोबल पावर बोला जा रहा है? अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। The economic, cultural and strategic position of country with population of more than 135 crore is very strong। ठीक है। सो वही है कि हमारा चाहे कल्चर देख लो, चाहे इकोनॉमी देख लो, चाहे हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इंडिया को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाती है। साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारे डायस्पोरा जो हम बोलते हैं ना कि अमेरिका में भारतीय लोग मिल जाएंगे, ब्रिटेन में भी भारतीय लोग मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है और ये कहीं ना कहीं इंडिया को मजबूत इमेज प्रेजेंट करती है। Then from strategic perspective, the military of India is self-sufficient with indigenous nuclear technology, making it another nuclear power। साथ ही साथ अगर हम स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पर्पज से देखें तो हमारे पास हम लोग एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर वाली टेक्नोलॉजी है, सो हम कहीं ना कहीं एक पावरफुल कंट्री के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वही है कि अब अभी हमारा सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़े। ऑल्दो अभी नहीं है, लेकिन एक दिन तो होगा ना। तो हम ये बोलते हैं कि हमारी एस्पिरेशंस बहुत है, हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है। आप लोग न्यूज पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो ये लिखो ना पेपर में कि वी आर एस्पायरिंग फॉर दैट। और हमने इसका कम से कम आधा टारगेट तो अचीव कर लिया है और हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट बेस है। तो आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। 2 पॉइंट लिखना है, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट ही लिखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमें कितनी दी गई है? वर्ड लिमिट हमें यहाँ पे 50 शब्द दी गई है मात्र। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? American involvement in South Asia has rapidly increased after the Cold War. Give 2 example to illustrate। अब उन्होंने ये बताया है कि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है वो साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोल्ड वार के बाद में। मतलब 1990s के बाद से हम लोग अगर देखें तो अमेरिका का क्या हो गया है? अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो साउथ एशियन कंट्रीज है, लाइक इंडिया मान लो, लाइक पाकिस्तान मान लो, यहाँ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करो, कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है। सो अगर हम देखें तो
यूएसए का अगर जब देश आजाद हुआ था तब यूएसए ने कोई इतने अच्छे रिश्ते नहीं अपनाए थे भारत के साथ में, ठीक है, इतने कोई हमारे अच्छे रिलेशन नहीं थे उस टाइम पे। हमारे जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, दैट इज रशिया, मतलब आज के टाइम में जो रशिया, जो हम कहते हैं कि रशिया सबसे बड़ी कंट्री उसमें से निकली है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में। हमारे रिश्ते कुछ सोवियत यूनियन से अच्छे थे लेकिन यूएसए से अच्छे नहीं थे। लेकिन 90 के बाद में क्या हुआ, एक तो इंडिया की जो पॉलिसी अपनाई गई, कौन सी पॉलिसी, जो एलपीजी रिफॉर्म्स जो इंडिया ने अपनाए हैं, इस एलपीजी रिफॉर्म के बाद में उन्होंने देखा कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो यूएस का इंटरवेंशन इंडिया में ज्यादा पड़ा। उन्हें पता है कि इंडिया एक बहुत ज्यादा मार्केट है, हमारी कंपनीज आएगी, हमारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो अल्टीमेटली हमें ही फायदा होना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का थोड़ा सा इंडिया के टुवर्ड्स जैसे झुकाव हुआ। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया, पाकिस्तान पे कभी वहां पे चाहे इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करना, मतलब इकोनॉमिकली जाना, और साथ ही साथ ये देखना कि मतलब टेररिज्म और तमाम तरीके की इशू, चाहे वो अफगानिस्तान से रिलेटेड हो तो भी उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प ली। तो मतलब बार बार हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट रहा है। साथ ही साथ अगर हम और भी साउथ एशियन कंट्रीज देखें तो ये क्या है, ये लोग जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये अच्छी खासी ग्रो करती हुई इकोनॉमीज है, नई नई इकोनॉमीज है, अच्छा खासा भी ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे अमेरिका और अमेरिका की कंपनीज की नजर है कि अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली फायदा हमें ही होना है। The United States has had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War and increasingly work as a moderator in India and Pakistan relation. साथ ही साथ यूएसए एक और काम क्या कर रहा था, मॉडरेटर का काम कर रहा था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, जो बॉर्डर को लेके हमारे बीच में डिस्प्यूट है उसमें ये मॉडरेटर का भी काम कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट हमें नजर होते आया। फिर वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया ने अपनाए उसको लेके हमने यूएसए का इन्वॉल्वमेंट देखा। The large South Asian diasporas in USA and huge size of population and markets of the region give America an added stake in the future regional security and peace. साथ ही साथ जो साउथ एशियंस के जो डायस्पोरा है, जो हमारे यहाँ के जो साउथ एशियन कंट्रीज के जो देशों के लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देते हैं। और मानो या ना मानो अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल प्लेयर है, ठीक है, वर्ल्ड में, और उसका सेक उसकी हर जगह होता है, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे कुछ भी चीज हो, तो अमेरिका अपनी बात जरूर रखता है और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हर जगह जरूर होता है। क्लियर, समझ में आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द रोल ऑफ सार्क इन फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन इन साउथ एशियन रीजन। अब सार्क का क्या रोल है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन में इकोनॉमिक कॉपरेशन से लेके, देखो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन पे है, हमें सार्क के बारे में दूसरी बातें नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन पे फोकस करना है। तो थोड़ा सा तो चलो आपने बता दिया कि ये साउथ एशियन कंट्रीज है, इतने लोग हैं, 1985 में बना, लेकिन हमने 2004 में क्या किया, 2004 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि इस पूरे रीजन में फ्री ट्रेड होगा। तो एक ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन 2004 विच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्री trade zone for the whole South Asia. A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in region allow free trade across the border. हमने ये वादा किया, मतलब हमने इस चीज को हम साथ में लेके आए कि ऐसा करना है, ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये एक तरीके से देखो तो एक समय पे कॉलोनीज हुआ करती थी, नई नई इकोनॉमीज हैं। अगर ये सारी इकोनॉमीज साथ में मिलके काम करेंगी तो इकोनॉमिक कॉपरेशन में मतलब कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज साथ में मिलकर काम करेंगी तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमारे सबके इश्यूज सेम हैं, हमारे इश्यूज हैं पॉवर्टी, हमारे इश्यूज हैं हंगर, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके लगभग सेम इश्यूज हैं, ठीक है। तो अगर ये साथ में मिलकर काम करती है तो कुछ अच्छा होगा, ठीक। नाउ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज पोस्टपोन्ड ट्वाइस, गिव रीजन फॉर द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो क्या था, उसको 2 बार पोस्टपोन किया गया, उसके रीजन बताओ। तो आपको कोई भी 2 रीजन बताना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं जाना है। अब इसमें 2-3 रीजन ये थे, एक तो देखो 40 लाख वुमेन का रिकॉर्ड ही नहीं था, जो इलेक्टोरल रोल्स बने थे उसमें 40 लाख वुमेन तो अनरजिस्टर्ड थी। तो इलेक्शन कैसे होते जब इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन उस इलेक्टोरल रोल में है ही नहीं, तो इसको पोस्टपोन करना पड़ा, एक पॉइंट तो ये है। फिर उस समय खाली 15% लोग लिटरेट थे, खाली 15% लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, एजुकेटेड की तो बात ही नहीं हो रही, लिटरेट की बात हो रही है यहाँ पे।
फिर उसके बाद में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं टफ था। एक तो 17 करोड़ की आबादी, उसके बाद में हमें इतने सारे एमएलएज, इतने सारे एमपीज, इन सबको चुनना है कि बहुत बड़ा प्रोसेस था। अब इस बहुत बड़े प्रोसेस में, इतने लंबे प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो एक ये रीजन ये भी हो सकता है। तो कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखना है, आप कोई भी 2 पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? ये लास्ट क्वेश्चन ही, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बताया था मैंने, है ना आपको। अभी कहाँ लास्ट हो गया सर, इतनी जल्दी कहाँ कर रहे हैं सेक्शन ए की। एक्सप्लिसिट 2 फीचर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। आपको कोई 2 फीचर बताना है कोएलिशन गवर्नमेंट के, गठबंधन की सरकार का। तो अब तो एक ये बता सकते हो कि कोई एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टी का साथ लेते कि आओ भैया साथ में मिलते सरकार चलाते हैं। एक फीचर ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे जो जिसकी भी सरकार बनती है, अगर मान लो कोएलिशन की सरकार बनती है तो वहां पे बहुत कमजोर सरकार होती है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रुख रखने पड़ते हैं। अगर हमने मतलब मान लो कि कांग्रेस, ऐसा समझो कि कांग्रेस बनी, कांग्रेस ने साथ में सपोर्ट लिया बहुजन समाज पार्टी का, प्लस साथ में कांग्रेस ने सपोर्ट लिया लेफ्ट पार्टी का, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। ऐसा एग्जांपल लेते हैं। अब कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस पार्टी के ही हमने प्रधानमंत्री बनाए देश के, ठीक। अब ये प्रधानमंत्री डिसीजन लेने से पहले बार बार बीएसपी से पूछेंगे, बार बार लेफ्ट से पूछेंगे, फिर लेफ्ट बोलेगा ऐसा मत करो तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि यहाँ पे पुरजोर तरीके से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। साथ ही साथ कोएलिशन गवर्नमेंट के एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रीजनल पार्टी का नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये वही सिंपल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 3 पॉइंट मैंने बता दिए, कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर ए का। नेम द लीडर who led a people march to parliament in 1975 and state as to what was unique about this march। ठीक है, कौन से लीडर ने ये जो 1975 में ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, कौन से लीडर थे? तो इसमें जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वाज द लीडर, ठीक है, वाज द लीडर हु लीड पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, जिन्होंने लोगों के मार्च को पार्लियामेंट लेके गए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1975 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय सिर्फ कांग्रेस का राज्य था, एक पार्टी का राज चले आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज ऐसे उभर के आई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये लीडर का मतलब इन लीडर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना और ये लीडर का होना एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? सेक्शन ए क्लियर है? एक बार इसको रीड मान लो, देन वी विल मूव टू सेक्शन नंबर बी। सारी चीजें आई होप आपको सेक्शन ए की तो समझ में आ ही गई है। तो अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए हो गया है कंप्लीट, बारी आती सेक्शन बी की, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उन तीनों क्वेश्चन को समझते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है कंपेयर यूरोपियन यूनियन विद आसियान। यहाँ पे वर्ड लिमिट कितनी है? यहाँ पे वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, कब बना, ये सारी चीजें आपको पता है। आसियान क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है, तो ये भी चीजें आपको पता है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कंपेयर कर दो यूरोपियन यूनियन को और आसियान को। तो यूरोपियन यूनियन के 3 पॉइंट लिख देना, 2 पॉइंट लिख देना, और आसियान की 3 या 2 पॉइंट लिख के उसको खत्म कर देना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे कि लाइक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये बना वो बना, ठीक है, फिर ये यूरोपियन देश का है, फिर यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है, आसियान में ये है, ये एशिया का है, वो यूरोप का है। ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे, तो इनकी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। देन describe the various issues regarding the national emergency of 1975 in India। कौन कौन से इश्यूज थे उस टाइम पे इमरजेंसी के दौरान? तो जैसे हम देखें कि नेशनल इमरजेंसी 1975 के दौरान क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस, ये वाली चीजें हो गई थी। फिर जो इमरजेंसी थी उन्होंने कॉमन पीपल की राइट्स, कॉमन पीपल की लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। कैसे इंपैक्ट किया? जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो पुअर थे उनको रीएलोकेट कर दिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो ये जानबूझ के मतलब सरकार मतलब
जानबूझ के तो सब शब्द सही नहीं होगा, मतलब अथॉरिटेटिव वे में, मतलब अपने आप को इतना सरकार पावरफुल समझने लग गई कि उन्होंने ये सारी चीजें कर दी थी। ठीक है, फिर वहां की जो अपोजिशन की जो पार्टीज है, मतलब सरकार बोलती है कि डेमोक्रेसीज में क्या होता है, डेमोक्रेसी में आप आओ, हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोग्राम को आप क्रिटिसाइज करो, ये सारी चीजें बोलती है सरकार। लेकिन जब वही पॉलिटिकल पार्टीज, जब वही अपोजिशन पार्टीज, जब वही पॉलिटिकल लीडर्स आपको अपोज कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज को अपोज कर रहे हैं, तो आप उनको जेल में डाल दे रहे हो, ये एक डेमोक्रेसीज के लिए सही नहीं है। तो ऐसे करके आपको जितने भी इश्यूज थे नेशनल इमरजेंसी के, ये आपको 4 पॉइंट में लिखना है और उसको सम अप करना है। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे क्या है, एक ये मैप वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें कि आपको समस्या भी हो सकती है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट हैव बीन मार्क्ड। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पे ये 4 स्टेट मार्क है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेट मार्क है, ए बी सी डी। ठीक, सो यहाँ पे क्या बताया गया है, identify these state on the basis of information given below and write the correct names in your answer book along with their respective serial number of information used and concerned alphabet as per the format given below। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे ये मैप दिया गया है, इन मैप में ए बी सी डी है और हमसे 4 सवाल पूछे गए, तो इन चारों सवाल का इन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मार्क करना है कि कहाँ कौन सी चीज मार्क होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग। पहला क्वेश्चन ये कि जो पहले जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। जब देश आजाद हुआ तो उसके जो पहले जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये आपको मार्क करना है। अब ये क्वेश्चन आया, एक नॉर्मल स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। मैंने इस क्वेश्चन को अभी के लिए सोचा इसको 2 मिनट बात करते हैं। सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज रिलेटेड। अब ये उन्होंने साफ साफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर का नाम ही दे दिया है कि मोरारजी देसाई कौन से स्टेट से रिलेट करते हैं। तो मोरारजी देसाई कौन से स्टेट से रिलेट करते हैं, तो मोरारजी देसाई करते हैं गुजरात से, तो यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, द स्टेट टू विच एस नीलिंजम्पा बिलोंग। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। सो ये जो हैं ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर द स्टेट टू विच द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज, ठीक है, जो के कामराज है ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे हमने क्या देखा, सबसे पहले जो हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, सेकंड क्वेश्चन बता रहा है मोरारजी देसाई के बारे में। और मोरारजी देसाई किससे बिलोंग करते हैं, मोरारजी देसाई बिलोंग करते हैं गुजरात से। ठीक है, गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात यहाँ पे कौन से नंबर पे दिया है, गुजरात यहाँ पे सी पे दिया है, तो यहाँ मैंने सी लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड वाला किसके था, थर्ड वाला था ये कर्नाटका की, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका है, तो यहाँ मैंने बी लिखा और लिखा कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु में डी और यहाँ पे मैंने लिख दिया तमिलनाडु, यहां मैंने लिखा तमिलनाडु। ठीक है, अब यहां पे कौन सा स्टेट बचा, अब यहां पे ये जो बचा था द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन बिलोंग। अब मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन बिलोंग, अब एक ही स्टेट बचा, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश बच रहा है, तो मैंने यहां पे ए किया और उत्तर प्रदेश लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि वहां पे किसी का नाम नहीं दिया है तो आपको भी ध्यान कई बार नहीं रहता है कि कौन से फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन याद नहीं है तो उसके लिए ये टेक्निक मैंने बताई कि आप जो बन रहे हैं आप उन्हें कर लीजिए, जो नहीं बन रहे आप उनको वो कर लीजिए। फिलहाल आपका होमवर्क है कि कौन कौन थे फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आपका होमवर्क है, गूगल करो, थोड़ा सा बुक को पढ़ो और करो। अब देखते हैं कि क्या हमारे आंसर सही हैं, जो आंसर्स मैंने लिखे हैं क्या वो आंसर सही हैं, वो देखते हैं। देखो सही आया, ए यूपी, सी गुजरात, बी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। तो जो हमने आंसर्स लिखे हैं, जो आंसर्स मैंने पेन से लिखे हैं, वही के वही आंसर्स आपको यहां पे मिले हैं। क्लियर है, समझ में आ गई ये वाली चीज आपको। नाउ अब यहाँ पे एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब 2 मेरिट्स ऑफ डिफेक्शन।
ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आपको बता देता हूं। डिफेक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चल जाता है। फॉर एग्जांपल कि आज मैंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा। अब जब मैंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया चुनाव में, मान लीजिए, लेकिन आज से 2 साल बाद क्या हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी में चले गया, तो ये हो गया डिफेक्शन। ठीक है, ये मीनिंग, ये हो गई डिफेक्शन की टर्म, मतलब ये ऐसे हम इसको डिफेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयलिटी बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डिफेक्शन। ठीक है, द चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयलिटी ऑफ एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डिफेक्शन, ये है डिफेक्शन। अब इसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? इसके डीमेरिट ये हो सकते हैं कि ये अनएथिकल है, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, मतलब आपको कांग्रेस ने, एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे मत ले लेना, एग्जाम्पल कि आप बीजेपी के हो, लेकिन अगर आपको कांग्रेस ने 2 करोड़ रुपए दे दिए तो आपने अपनी बीजेपी की टिकट छोड़ी और आप कांग्रेस में चले गए, तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक वे है, ये एक अनएथिकल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों की वो भावना जुड़ी होती है, मतलब आप उससे छेड़ो, हमने आपको बीजेपी के तौर पे जिताया लेकिन आप कांग्रेस में जा रहे हो, तो ये चीजें गलत है, तो ये आप इसके डीमेरिट्स में लिख सकते हैं। समझ में आ गया डिफेक्शन क्या है? इसी के साथ हमारा होता है सेक्शन बी भी कंप्लीट। सेक्शन बी में हमने क्या देखा, 3 क्वेश्चंस थे 4 मार्क्स में, तो वो भी हुआ है हमारा कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो सेक्शन है सेक्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं और इन 2 क्वेश्चन में 6 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। और यहाँ पे वर्ड लिमिट कितनी है? यहाँ पे वर्ड लिमिट है 170 वर्ड्स। आपको 170 वर्ड्स में इनके आंसर लिखने हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे सेक्शन सी में और में आपको दिया, मतलब दोनों क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिले, लाइक 12th क्वेश्चन ए, मतलब या तो वो वाला क्वेश्चन या और, जैसे यहाँ पे 12 का ये क्वेश्चन है और में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए, ये कर लो या फिर ये कर लो। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप दूसरा वाला कर पाएंगे, क्योंकि 6 मार्क्स की बात है, हमारे 6 मार्क्स जाने नहीं चाहिए। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? Peace and prosperity of countries lays in establishing and strengthening of regional economic organization. Critically evaluate the statement. Peace and prosperity of countries lays in establishing and strengthening of regional economic cooperation. Critically evaluate the statement. यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम देखें, मतलब क्वेश्चन को समझो कि ये जो रीजनल कॉपरेशंस है, ये रीजनल कॉपरेशन पीस एंड प्रोस्पेरिटीज कैसे मेंटेन कर पा रही है, हमें इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो इसके बारे में आप कम से कम 6 पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, आपने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझा दो और उसके फिर 6 पॉइंट लिख दो, तो ज्यादा सही होगा। अगर आपने 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो आपके बाद बन जाएगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वो 6 पॉइंट्स भी मजाक वाले मत लिखना, अच्छे लिखना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर में क्या बताया गया है? The member of regional organization resolve their mutual differences, adopt foreign trade policy, thus give a way to economic development. अगर आप किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, मतलब मान लो जितने भी आसियान कंट्रीज हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है तो वो आपस में उस डिस्प्यूट को सुलझा लेते हैं, अच्छे से ट्रेड करते हैं, उनकी एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है कि कैसे ट्रेड करेंगे, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। उस ग्रुप में अगर किसी कंट्री के बीच में मतभेद है तो वो आपस में निपट लेंगे। बैकवर्ड कंट्रीज ऑल्सो गेट अ चांस फॉर देयर डेवलपमेंट एंड दस एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब एक ग्रुप होता है, मान लो एक 7 कंट्री का ग्रुप है, तो सातों की सातों कंट्री थोड़ी ना डेवलप होगी, कोई एक आध कंट्री थोड़ी सी कम डेवलप भी होगी, तो जो कंट्री कम डेवलप होगी उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अच्छे से ट्रेड कर पा रही है। ठीक है, वो भी अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पा रही है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है हर कंट्री का। वही वाली बात है कि 7 कंट्रीज में से हर कंट्री डेवलप थोड़ी ना होगी, सब एक दूसरे को देख के अपना क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। दे गेट फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्ट में उनकी सारी चीजें बेहतर होगी। तो कुल मिला के आपको क्या लिखना है? कुल मिला के आपको ये लिखना है कि वही कि रीजनल कॉर्पोरेशन ने कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है और कैसे चीजें होती है। ठीक है, ये 6 पॉइंट में आपको सम अप करना है। अब यहाँ पे और में क्या दिया है, गिव एन अकाउंट ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैसा स्टेट का रोल बदल रहा है इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को नजर में रखते हुए क्या जो हमारी सरकारें हैं, क्या उनका काम बदल रहा है। कहीं ना कहीं हम एक तरीके से, अब तो एक डिबेट आप ये लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन में बताया भी है
कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। मतलब स्टेट क्या कर रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो किसको दे रहे हैं, वो काम वो दे रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को। सरकार का काम है पानी पहुंचाना, सरकार का काम है बिजली पहुंचाना, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार टेंडर्स निकाल रही है। सरकार प्राइवेट प्लेयर से बोल रही है कि भैया तुम पानी पहुंचा दो, तुम बिजली पहुंचा दो, हमने तुम्हें इतने रुपए में, वो बोलते हैं ना, टेंडर निकाल दिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो सरकार का काम है वो कहीं कम होते जा रहा है। जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट है उसके फंक्शंस कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, और ओल्ड वेलफेयर स्टेट के अब सिर्फ सरकार का काम हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, बाकी सारे काम प्राइवेट प्लेयर कर देंगे। ये चीज हो रहा है। फिर ये चीज हो रही है तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ स्टेट टू डिसाइड नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी वॉलंटरी। यहाँ पे अब हमारी सरकार मतलब अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मन से इन द सेंस, अब अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो ये सोचती है कि मुझे यूएन में जवाब देना पड़ेगा, मुझे वहां जवाब देना पड़ेगा, वो एकदम इतना फ्री नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन में हमें यह भी देखना है कि फ्लोज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारी चीजें बदली भी है। लाइक टेक्नोलॉजी आ गई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं सरकार को हेल्प भी करी है कि वो और अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए। तो दो तीन ये पॉइंट लिख देना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया कि कैसे और अच्छे से वेलफेयर हो सके, कैसे और अच्छे से काम हो सके। क्लियर है, समझ में आ गया उस आंसर में हमें क्या मेंशन करना है। नाउ यहां पे क्या बताया, क्रिटिकली इवेल्युएट द 6 मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के हमें कुछ इश्यूज बताने हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। 21st सेंचुरी मतलब हमें रीसेंट वाला बताना है, 1990s में नहीं जाना है, बाद वाली बात बताना है। तो अगर आप सोचो कि पार्लियामेंट ने कौन कौन से बिल पास किए, ये कौन कौन सी चीज पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई, ये थोड़ा सा करंट डायनामिक क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा बुक में नहीं मिलेगा। आपको रिलेट करना होगा कि आपने आज के टाइम में, आप आज की पॉलिटिक्स में क्या देख रहे हो। हमारे इसमें एक ट्रिपल तलाक का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक का बिल ले आई, ट्रिपल तलाक को उन्होंने एक तरीके से खत्म कर दिया, एक ये इशू हो गया। फिर आर्टिकल 370 हटा दिया, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, वो इंडियन पॉलिटिक्स का इशू है। इलेक्शन में और क्या क्या बातें करती है सरकार बात कर रही है फार्म लॉज से रिलेटेड है कि ये फार्म लॉज अभी आए थे उनको रिपील कर दिया। सीएए एनआरसी की बात हुई, वो वाली बात हो गई। ठीक है, राम मंदिर हो गया, ठीक है, राम मंदिर वाली बात हो गई। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 2014 से 2014 से हमें मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, जिसमें बीजेपी को बहुमत देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कोएलिशन की सरकार चल रही थी, तो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट देखने को मिल रही। राम जन्मभूमि, सीएए, एनआरसी हो गया, ठीक है, ट्रिपल तलाक हो गया, आर्टिकल 370 हो गया। फिर उसके बाद में हम ये देख सकते हैं क्या बात की हमने, फार्म लॉज की बात की है, ट्रिपल तलाक की बात की है। ये सारी चीजें आप लिखेंगे, आपके करंट में आप कौन सी चीजें देख रहे हैं, करंट में कौन सी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको देखना है। क्लियर है। नाउ जो 13 का जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। इमरजेंसी पीरियड में जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव थे उनके क्या रिलेशंस थे वो बताना है। उसमें हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा हावी हो गई, सरकार ने जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किया। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया, अपने जो जज जो उनके फेवर में थे, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं जो उनके फेवर में बातें बोलते थे, ऐसा टू बी मोर प्रिसाइज हम ऐसा कहेंगे, कुछ जजेस जो उनके फेवर में बात बोलते थे उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया, जबकि कोई और चीफ जस्टिस के नाम में थे। मतलब हमें भी पता है कि चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, जो सीनियर मोस्ट है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने सुपरसीड करके उन्हें बना दिया गया है। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस लेके आए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कुछ मत बोलो, गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लोगों से प्रॉपर्टी ली, गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को कम ध्यान दिया और डायरेक्ट डीपीएसपीज को ज्यादा ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने जुडिशरी की पावर को कर्टेल किया, गवर्नमेंट ने जुडिशरी में इंटरफेरेंस किया। ये तमाम चीजें आपको किस में लिखना है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे नियुक्त करने हैं उसके बीच में बातें कही। तो ये तमाम चीजें आपको लिखनी है कि ये सारी चीजें क्या हुआ, ये सारी चीजें
हुई थी उस टाइम पे, और जेल में मीडिया वगैरह को डाल रहे थे, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सारी चीजें मतलब सही नहीं चल रही थी। यूजली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पे नजर रखने के लिए जुडिशरी होती है, लेकिन यहाँ चीजें ऐसा नहीं हो रही थी, यहाँ एग्जीक्यूटिव ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 170 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। पॉइंट में करोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब पॉइंट में कई बार ऐसा होता है कि सर इतने पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर पैराग्राफ पे शांति से चले जाना, थोड़ी सी चालाकी कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग चालाक हो, क्लास 12th में हुई तो आपको सारी चीजें पता है। तो ये हमने पूरा सैंपल पेपर आपका सॉल्व किया क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का। आपको सैंपल पेपर से अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आ रहे हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको सारी चीजें वो अच्छे से करनी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में एकदम डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ बताया कि आपको कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए। आई होप आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको ये पूरे वीडियो में मजा भी आया होगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।